रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जिसको लेकर एक बहुत एजिटेशन देखा गया। आपके जो विधायक थे उन्होंने बहुत एग्रेसिवली अपना पक्ष भी रखा। विधायक पर्टिकुलरली अकेले पड़ गए, बाकी लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने गंगा माँ के पास जाके कह दिया कि न्याय होगा जिसने गलत किया है। गोयल देवता के यहाँ जाके अगर कुछ कहा हुआ ना धरती पीट के तो पता चल जाएगा प्रेमचंद अग्रवाल जी को, लेकिन हम घात नहीं डालते। हमारे पहाड़ में इस बात को जो इन्होंने गंगा जी के यहाँ जाके कहा है घाट डालने के बराबर है। जो एग्रेसिवनेस विपक्ष में होनी चाहिए उत्तराखंड के इश्यूज को लेके, वो मिस नजर आती है। इधर यूसीसी में भाग 3 हमारे सिर पर खड़ा है, उधर भू कानून ऐसा बना दिया जिसमें समझ में नहीं आ रहा, तो 2 जिले छोड़ दिए, बाकी निकाय छोड़ दिए, सब बचा गया। तकलीफ है हमारे पहाड़ की। मतलब जब सोचता हूँ डर लगता है, मतलब क्या सोशल सिक्योरिटी है सर। तो जो लोग लड़े हैं उनको तकलीफ है, और परेशानी ये है कि इतनी चीजें हो रही हैं कि उन चीजों में किस किस पे बोले, और आरोप भी लगता है आप बोल नहीं रहे। एक चीज को हम उठाते हैं, 3 दिन बाद दूसरी चीज आ जाती है, उसको बोलना है। और मुझे लगता है सेट ट्रेंड तो नहीं है कहीं। हो सकता है आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, जनता के दिल में वो जगह नहीं बना पा रहे हो। ठगा है नेताओं ने, झूठ बोला है नेताओं ने, उसके ये परिणति है। 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान में है महिला अपराध में। निर्भया कांड हुआ था सर, मेरी गवर्नमेंट थी, हम लोग विरोध कर रहे थे, हम उसके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। कानून भी बना और उसके भाई को पायलट बनाया, वो सब अलग चीज है। जब अंकिता भंडारी मरी सर, हम वही काम कर रहे थे। बीजेपी के महिला मोर्चे ने एक दिन भी कंडोलेंस नहीं की। पिथौरागढ़ की आपके मयूख मेहर साहब हैं, उनका आपके लिए स्पेसिफिक बयान क्या था कि कुंडल वाला आया था, अब बुलाग लगा के जाएगा। अभी ये स्मार्ट मीटर को लेके आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। बीजेपी जो कह रही है हम तो स्मार्ट काम कर रहे हैं, तो उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? लोग नाराज हैं, लोग सहमत हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को दिक्कत है। आपने अग्निवीर लाके फौजी बाहर कर दिए, अब मीटर रीडर भी बाहर हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। क्या कांग्रेस पार्टी सदन में विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी को मित्र विपक्ष की संज्ञा दी जा रही है? कांग्रेस का उत्तराखंड में फ्यूचर प्लान क्या है? जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसको लेकर क्या कांग्रेस सोच रख रही है और आगे उसकी क्या रणनीति रहेगी? इस पे बात करने के लिए देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट के मंच पे बहुत ही खास मेहमान हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज साहब। बहुत धन्यवाद पहले तो आपका देवभूमि डायलॉग के इस पॉडकास्ट मंच में आने के लिए। थैंक यू। एक जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जिसको लेकर एक बहुत एजिटेशन देखा गया, और आपके जो विधायक थे उन्होंने बहुत एग्रेसिवली अपना पक्ष भी रखा। बट बहुत सारे लोगों को जब हमने कहा कि आप हमारे स्टूडियो में आ रहे, उन्होंने सवाल रखा। उन्होंने कहा कि वो विधायक पर्टिकुलरली अकेले पड़ गए, बाकी लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। ऐसा क्यों? देखिए, लखपत जी ने बहुत ताकत से उस लड़ाई को लड़ा और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि और लोगों ने साथ नहीं दिया। जो मैंने, अगर आप पूरा विधानसभा की कार्रवाई देखें तो प्रीतम सिंह जी से लेके यशपाल आर्या जी से लेकर हमारे अन्य साथियों ने उसमें सहयोग किया। और लेकिन हाँ, एक चूक रही कि सदन चलने ही नहीं देना चाहिए था। मेरा ये मानना था, अगर मैं सदन में होता, मैं घर में ही उद्वेलित था और मुझे लग रहा था आज मैं होता तो शायद सदन आज चलता ही नहीं। और हम पहले 5 दिन के लिए सस्पेंड भी हुए ऐसी चीज़ों में। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा को मजाक बनाई हुई है, 3 दिन की 4 दिन की विधानसभा बुला रहे हैं, जितने दिन बुलाना नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन और नहीं चलती तो। और ये ऐसा इशू था जो काफ़ी लंबे समय से साल रहा है। एक नेगी कास्ट के व्यक्ति की पिटाई होना, उसके बाद ये कहा जाना कि हमने तलब कर लिया। एक तलब शब्द बड़ा अजीब सा अटपटा सा शब्द आ रहा है बार बार। उसके बाद निकाय चुनाव होते हैं, ऋषिकेश में ही प्रेमचंद अग्रवाल जी की विधानसभा में ही कार्यकर्ता बीजेपी के पहाड़ियों को गाली देते हैं, उसमें भी हल्ला गुल्ला होता है, उसमें भी तलब किया जाता है। और अब विधानसभा में जब प्रेमचंद अग्रवाल स्वयं गाली दे देते हैं तो फिर तलब किया जाता है। तो ये तलब बीमारी है या तलब कोई क्या किया तलब करके, ये समझ में नहीं आया। और उसके ऊपर से अब माफ़ी मांगने की बात तो छोड़िए, मैं 2 चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ। साथ देना नहीं देने की अलग बात है, क्योंकि जो दिया वो तो अगर पूरी कार्रवाई देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से देखी गई कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जिस तरीके से लखपत बटुला को बोला कि आप
भाषण नहीं देंगे, आप नेतागिरी नहीं करेंगे, अगर उसी लहजे में उन्होंने अगर प्रेमचंद अग्रवाल को डांटा होता तो ये स्थितियाँ नहीं आती। क्योंकि वो, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पीठ के लिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई इस समय दे रहा है कि सत्ता पक्ष का कुछ भी कर ले, आप उनको बहुत आसानी से निकलने दे रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी कड़ी आई है वो आई है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की महेंद्र भट्ट जी ने आज कहा है कि जिनके सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें दिखेंगे, या जो लोग आप लोगों को भी संबोधित है कि जो इसको ज़्यादा दिखाएगा या करेगा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले मैंने पूरे प्रदेश में पुतले जलवा दिए, मैंने सबसे पहले एक अपनी वीडियो जारी करी थी इसके विरोध में, तो मुझे गिरफ्तार करिए। आप छोटे छोटे एक्टिविस्ट जो सूचना के अधिकार पे काम करते हैं, या जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के गलत कामों का या सत्ताधारी या कोई भी पदाधिकारी का भी अगर वो विरोध करते हैं, तो आप उनको, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करें, और ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। और हम ऐसी घटनाओं का विरोध करेंगे। उत्तराखंडियत को गाली है, आप पहाड़ के आदमी को गाली दें तो उत्तराखंडियत को गाली है, आप भाबर के आदमी को गाली दें तो उत्तराखंडियत को गाली है, आप तराई के आदमी को गाली दें तो उत्तराखंडियत को गाली देंगे। हम पूरे उत्तराखंड के हर जनमानस के साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जैसा अब हो रहा है, निश्चित ही निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें शर्म आनी चाहिए। तो कल जब वो गंगा किनारे गए और उन्होंने कहा कि साहब मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि जो मेरे साथ ये कर रहे हैं आप कि न्याय करना, तो आप इसको मानते हैं कि इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए ये मामला? उन्होंने, देखिए, उन्होंने खेत जता दिया, उन्होंने गंगा माँ के पास जाके कह दिया कि न्याय होगा जिसने गलत किया है, या आपको लगता है कि नहीं, आप तब तक इस पे नहीं रुकेंगे जब तक कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती? देखिए, तलब करने वालों ने तो कुछ किया नहीं, और अगर ये तो गंगा माई में जाएंगे, गंगा माई भी हमारी बेटी है, पहाड़ की, हिमालयों से निकलती है, और वहीं के लोगों का अगर माँ गंगा के बच्चों का अपमान आप करेंगे तो माँ गंगा तो न्याय करेगी, लेकिन देव के यहाँ न्याय थोड़ा देर में होता है। हमारे यहाँ कोटगाड़ी जाया जाता है, मैं कोटगाड़ी, और अगर गोयल देवता के यहाँ जाके अगर कुछ कहा हूँ ना धरती पीट के, तो पता चल जाएगा प्रेमचंद अग्रवाल जी को, लेकिन हम घात नहीं डालते। हमारे पहाड़ में इस बात को जो इन्होंने गंगा जी के यहाँ जाके कहा है, घात डालने के बराबर है। गलती भी करो, ऊपर से घात भी डालो हमारे पहाड़ के लोगों के ऊपर। और हम कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। अब जब चैलेंज किया है महेंद्र भट्ट जी ने, तो हम कल प्रेस करवा रहे हैं पूरे प्रदेश में, और 1-2 दिन के अंदर हम पहाड़ में रहने वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों के आके प्रदर्शन इस बात को लेके करेंगे कि जब पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही थी, आप चुप कैसे रहे, आपने वहाँ पर प्रतिकार क्यों नहीं किया? पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरे को आज, मैं उस सुरेंद्र सिंह जीना को याद करता हूँ, आज मैं चौहान जी को जो अल्मोड़ा के विधायक थे उनको याद करता हूँ, मैं अन्य लोगों को याद करता हूँ। जब मैंने जिला विकास प्राधिकरण का विषय उठाया था और मैंने मृत्यु के आंकड़े रखे, तो सत्ता पक्ष के होने के बाद भी मेरे साथ आके खड़े हुए, और सरकार को मजबूरी में एक कमीशन बनाना पड़ा। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि आप सत्ता में हैं तो कुछ भी कह दीजिए, तो ये गलत है, परंपराएं गलत हैं। किसी के भी आत्मसम्मान को, मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। बट जो ओवरऑल पिक्चर जो दिखाई देती है ना करण महाराज साहब की, जो एग्रेसिवनेस विपक्ष में होनी चाहिए उत्तराखंड के इश्यूज़ को लेके, वो मिस नज़र आती है, और ये एक जनरल परसेप्शन बन गया है। ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग स्ट्रैटेजाइज नहीं करते, या सदन से पहले आप लोग तय नहीं करते कि साहब इस मुद्दे को हम इस तरह से रखेंगे, या ये हमारा फोकस मुद्दा रहेगा? ये विषय एक्चुअली लीडर ऑफ अपोजिशन का है, क्योंकि एमएलए से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप मुझसे कर रहे हो। संगठन के तौर पर आप भी तो स्टेट प्रेसिडेंट है। बट मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करता। जो एमएलएस की जो तय होता है विधानसभा के, नहीं एज ए, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, आपने कहा कि मैं जब घर पे बैठा था मैं अंदर से उद्वेलित हो रहा था। नहीं, हमने कोशिश तो की। आपने जब उस पिक्चर को सामने रखा, तो ये जो पिक्चर आपने देखी उसमें आपको लगा कि ये मिस अपॉर्चुनिटी? मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी क्योंकि सुमित भाई से बात हुई थी, मेरी भुवन से बात हुई थी रात को, बल्कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने 1 बजे रात को मुझसे बात हुई है। लखपत से बात की, लखपत ने किया, प्रीतम सिंह जी ने इसको इनिशिएट किया वैसे, अगर आप पूरी कार्रवाई देखें, और उसके बाद लखपत ने भी एग्रेसिवली किया और लोग भी पार्टिसिपेट। लेकिन विधानसभा में स्थितियाँ जिस तरीके की हैं, जो भाषा, जो लहजा विधानसभा अध्यक्ष जी का था, वो भी बहुत तकलीफ देने वाला था। उससे आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ रह रही होंगी और क्या विधायकों के ऊपर बीत रही है। ना पर प्रश्न उठाने दिए जा रहे। अब वो समय गया जब हम लोग 5-5 दिन के लिए सस्पेंड होते थे। मुझे लगता है कि वो होना चाहिए था वहाँ। आपने कहा कि हाउस कम समय के लिए चलाया जाता है। ऑन एन एवरेज अगर 2000 से ही मैं देखूं, ऑन एन एवरेज कभी भी हाउस 20-22 दिन से ऊपर नहीं गया।
अभी एवरेज जो 14, 15, 16 मैक्सिमम है। तो ये तो यहाँ की परिणति बनते आ रही है कि नहीं, जो ये लोग जो है कम हाउस चलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कहती है सरकार के पास बिजनेस नहीं, अगर बिजनेस नहीं होगा तो हाउस चलाने का क्या मतलब। सर इसमें 2-3 चीज़ें देखिए, बिजनेस लाने का काम गवर्नमेंट का है। अगर नियत हो तो बिजनेस लाया जा सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे बिजनेस लाया जा सकता है। दूसरा, कम विधानसभा होने से जनता कमज़ोर होती है, प्रतिनिधि कमज़ोर होता है। आपके जनसरोकारों से जुड़े हुए जो असली मुद्दे हैं वो नहीं उठते। हाउस जब चलेगा ही नहीं, क्वेश्चन आवर का एक फिक्स टाइम है, उसमें आप अब वो 1.5 घंटे का होता 1.5 है, घंटे का मुश्किल से 2-4 सवाल आ पाते हैं। वो भी झगड़े में फसाद में निकल जाते हैं। और बहुत सारे मुद्दे जो है नहीं आते। लोकपाल जिसके लिए इतना बड़ा अन्ना हजारे का आंदोलन था, हम चाहते हैं उसके विषय में चर्चा हो। हम चाहते हैं हमारी जो उत्तराखंड को पैर में खड़ा होने की बात करता हूँ, मैं आज भी नहीं मानता कि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा है। ये स्टेट ऐसी थी जिसमें पोटेंशियल था, छोटी स्टेट थी और हमारे पे एक रिसर्च सेंटर्स की बाढ़ है। हमारे पास आईएएस हैं, पीसीएस हैं, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोगों का राज्य है ये। हम लोग अगर एक बाबा को ज़मीन दे के उसका 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का मुनाफा कमवाते हुए देख सकते हैं, हम उसको अपनी इतनी बड़ी फौज के संग उत्तराखंड के लिए हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे अनेकों विषय हैं जिसमें हम घरों में रोज़गार दे सकते हैं। हमारे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पहाड़ों में हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड रोज़गार या उनसे रिलेटेड हमारे यहाँ कोई छोटे उद्योग भी नहीं हैं। तो इन पे बातचीत हो सकती है। हम कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। कई देश ऐसे हैं जिनके पास एक सेट मॉडल है। जैसे इवन जब ब्रिटिश शासन था तो उसके कई, मैंने हालांकि विधानसभा में उसका जिक्र भी किया, उसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी। कैसे जंगलों को हम रेगुलराइज करते हैं, उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल करके हम जंगल भी बचा सकते हैं और उसका बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसका एक पूरा उनका एक मॉडल बना हुआ है जिसको उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए किया था। वो उस पर हम कुछ नहीं कर पाए। जंगली जानवरों के विषय में बहुत सारी चीज़ें हुई, कई और देशों ने अलग ढंग से किया, उनके जानवर भी बचे हैं और उनके फसलों को नुकसान भी नहीं हो रहा है। उन विषयों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ से गया सेब कई हजारों प्रजातियों में बदल गया हिमाचल जाके। हिमाचल हमसे सेब में आगे चले गया, चेरी में हमसे आगे चले गया, अब वो दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और हम इन विषयों में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। बट सर ये अभी क्यों याद आ रही है? नहीं, मैं Because हमेशा आपका भी tenure रहा। आप मेरे टेन्योर में तो अगर आप देखें 2002 से 2007 तक आप थे, 2012 से 2017 तक आप थे, 10 साल तो आपके 17 पास। से 22 17 से 22 17 से 22 मैं बता देता हूँ। नहीं, सरकार में मैं कह रहा हूँ। नहीं, मेरी सरकार नहीं रही, मैं तो दोनों बार विपक्ष में रहा। हाँ, मैं बट दोनों बार- कांग्रेस की तो रही मैं ना। हमेशा, देखिए मैं हमेशा वो नहीं, 2012 से 2017 तक आपकी बनी कांग्रेस की सरकार थी। 2002 से 2007 से At that time I was not MLA. I was from 7 to 12 I was MLA and 17 to 22 I was MLA. और मैं जब रहा हूँ, आप देख लिए, जिला विकास प्राधिकरण करण मेहरा ने उठाया, तराई बीज निगम करण मेहरा ने उठाया, NH 74 का आर्बिट्रेशन करण मेहरा ने उठाया। सारे पुरानी पेंशन बहाली का पूरे भारत में क्वेश्चन उठाने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति मैं ही था। पुलिस पे ग्रेड का मामला उठाने वाला व्यक्ति मैं ही था। गोल्डन कार्ड का विषय उठाने वाला मैं ही था। मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैं जितना इस्तेमाल, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता था। ये सारे प्रश्न आप विधानसभा की कार्रवाई में देख लीजिए, करण मेहरा के नाम पे है, जिन पे करण मेहरा बोले या फिर उसमें कमेटियों का गठन हुआ या अन्य चीज़ें हुई। लेकिन ये बात मैं आपकी इस बात से, मैं इसलिए मैं एक करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते या नेता होने के नाते, एक नागरिक के नाते भी, क्योंकि बचपन से जो सोचते थे हम, जब राज्य बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हम जेलों में रहे। मैं विपिन त्रिपाठी जी की संगत में था, उन्हीं के संग जेलों में गया और वहीं से मेरा जो इस ओर को आना था। हालांकि मेरा पारिवारिक जो परिवार है वो राजनीतिक है, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से जिनने मुझे सक्रिय किया वो विपिन त्रिपाठी जी थे। और जो सपना एक युवा का होता, वो सपना लेके मैं आंदोलन में कूदा। राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, और उसके बाद कई और चीज़ों में हम कार्यक्रमों में रहे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है, जब चारू तिवारी जी से मैं बात करता हूँ या किसी अन्य लोगों से जो मेरे पुराने मेरे मेंटोर्स हैं, जो लोग मुझे सिखाते थे, समझाते थे, तो मुझे खुद से भी लगता है कि हम वो नहीं कर पा रहे जिसके लिए राज्य बना। और बहुत तलब है अंदर से इन चीज़ों की। हम अजीब सी लड़ाई में फंस गए हैं। और आज मैं किसी से बात कर रहा था, एक वो शेर है किसी शायर का, बड़ा अच्छा नाम मुझे पता नहीं, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द भी परेशान है कि कहाँ उठूँ। उत्तराखंड की स्थिति आज मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, कहाँ क्या की रिपोर्ट आ रही है, तो दूसरी तरफ 130 करोड़
खा गए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, एनजीटी ने ये कर दिया, तीसरी जगह और इस विभाग का इतना पैसा नोट पैड्स में और जो है लैपटॉप्स में इसमें खर्च कर दिया गया, और कहीं कैंपा का पैसा है, कहीं थराली का मामला आ रहा है कि साहब 1400 परिवारों को जो है बेघर करने की तैयारी चल रही है। इधर यूसीसी में भाग 3 हमारे सिर पर खड़ा है, उधर भू कानून ऐसा बना दिया जिसमें समझ ही में नहीं आ रहा, तो 2 जिले छोड़ दिए, बाकी निकाय छोड़ दिए, साहब बचा गया। आपने नगर पंचायत छोड़ दी, नगर निगम छोड़ दिए, नगर पालिकाएं छोड़ दी, 2 जिले छोड़ दिए, फिर उत्तराखंड में बचा गया है। आप क्या चाहते थे? हम चाहते थे कानून ऐसा बने, मैंने लगातार प्रेस में भी कहा, मैंने कहा जल्दीबाजी ना करें। तिवारी जी का कानून बेस्ट था, उसमें 2 चेंजेस हुए, एक अच्छा एक बुरा, जिसको त्रिवेंद्र जी ने किया। एक तो उन्होंने कहा कि अगर जिस प्रयोजन ली गई है, प्रयोजन से अगर उसमें 2 साल में काम नहीं होता तो सरकार में नियत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सीमा बढ़ा दी, असीमित कर दिया। उसके बाद दूसरा कानून आया, उस कानून में सीमा को घटाने की बात आई, लेकिन जो यूज़ के लिए, उपयोग के लिए गया था उसमें है ही नहीं। आज हम कहते रहे सरकार देना, पिछले 3-4 सालों में जो ज़मीनों का परिवर्तन किया गया, कृषि के लिए ली गई, उसका उपयोग कुछ और हो गया, इंडस्ट्री के लिए ली गई। पर चीफ मिनिस्टर हाउस में कह रहे हैं कि 550 से ऊपर लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, देखिए कई चीज़ें ऐसी है जो कहने के लिए आसान है। आपका आज की डेट में कोई कानून तय होता है, क्या कल से लागू होगा जो कल तक हो चुका? रेट्रोस्पेक्टिव तो वैसे ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं करा, तो ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। ये पब्लिक को कुछ समझाया जा सकता है, पर 2024 में या 2025 में अगर कोई कानून बन रहा है सर, 2023 में जिन्होंने जमीनें खरीद ली है उनके खिलाफ आप क्या कर लेंगे? बट 2023 में भी अगर जिस दिन जमीन खरीदी, अगर उसने अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हाँ, तो और 2 साल तक नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो सरकार पे नहीं हो जाएगी। उसमें काम होगा, उसमें काम होना चाहिए, उसमें काम। अब इसमें एक दिक्कत और है सर, ये एक बात और कहते हैं कि साहब जो जमीनों का उपयोग नहीं हो रहा है, पहाड़ में तो 90% जमीन बंजर हो गई, क्या करेंगे आप? ऑलरेडी 27% जमीन काश्तकार के पास है, 70% से ज़्यादा ज़मीन हमारे यहाँ फॉरेस्ट के पास है, और जो यूज़ नहीं हो रही उसका कारण कौन है? आप और मैं। आपने सुअरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, आपने बंदरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, आपने सिंचाई के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, आपने उनके सामान को बाहर ले जाने तक के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो दोष हम काश्तकार को कैसे दे सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें। तो रास्ता क्या है इसके? रास्ते इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कई ऐसे देश हैं जिनमें, इजराइल देखिए पानी नहीं है, दिक्कतें हैं, लेकिन उनकी कृषि देखिए, हम क्यों नहीं जाते? एरोफोनिक पहुंच गया, तो हम हवा की खेती कर रहे हैं, पानी की खेती भी नहीं, हवा की खेती कर। हम उन चीज़ों का, हमारे पास है ना साइंटिस्ट, हमारे पास है ना बुद्धिजीवी, हम उनको क्यों नहीं लगाते इन कामों में? हम क्यों नहीं उनसे कहते आप स्टडी करके आए हो, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, छोटे मॉडल्स में कीजिए ना। और मैं जानता हूँ पहाड़ के लोगों का, वो हिम्मती हैं, मेहनती हैं, पर उनको बताने वाला कोई नहीं। इगाडा आया था ना, चम्मच से इरिगेशन कराया, ड्रिप इरिगेशन आ जाइए। और इगाडा जब आई थी, जब हम पैदा हुए थे, शायद छोटे थे हम, आज भी देखते हैं, मेरे यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी वो इरिगेशन चल रहा है। वो कनस्तर में पानी, तो 1 कनस्तर पानी, इसमें 15 लीटर पानी आता है, वो 3 नाली खेत को सींच देते हैं। वो पत्थर रखते हैं हमारे पहाड़ में, इसलिए पत्थर खेत से नहीं फेंके जाते, छोटे पत्थर। पौध में, टमाटर की पौध के नीचे, शिमला मिर्च की पौध के नीचे 1-1 चम्मच पानी डाल के पत्थर रख दिया जाता है, ताकि वो उड़े ना, पानी एवोपरेट ना हो जल्दी। ये हमने किया है, हमारे लोग आज भी उसको कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन डौरब में, मेरे ताड़ीखेत ब्लॉक में होता है। बट जो भू कानून है उस पर आप स्पेसिफिक क्या चाहते थे? मतलब आपकी पार्टी का स्टैंड क्या था कि क्या एक आदर्श भू कानून हो? भू कानून में देखिए, इसमें किसी एक का विजन नहीं चलना था। मैंने इनसे कहा था तिवारी जी के भू कानून को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद जो अन्य स्टेट में है भू कानून बने हैं, उन भू कानूनों की एक सीधी सादी स्टडी होनी चाहिए, कुछ लोग लगने चाहिए उसमें, आईएएस भी हो, पीसीएस भी हो, आम आदमी भी हो। हमारे जो ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, इसमें जो काम करते हैं, कई लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे भट्ट जी हैं, उन्होंने पानी के लिए और चीज़ों के लिए काम किया। ऐसे कई लोग हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जिनको आज भी पता है कि गाय के सींग में किस तरीके से ऐसी खाद बनाई जाती है जो 10 डलिया के बराबर 1 सींग की खाद होती है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं, पर उनको उपयोग में कहाँ हम ला रहे हैं? और जो आपने भू कानून की बात की, मैं कह रहा कि अन्य जगह की स्टडी करने की आवश्यकता है, उससे जो बेहतर चीज़ें बोले। अब हम हिमाचल का अगर भू कानून देख के अगर हम भू कानून का बात करते हैं, बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि हिमाचल हमारी परिस्थिति, हम हैं हिमालय राज्य, लेकिन फ़र्क है, उनके पास 70% ज़मीन जो है किसान के पास है। उनके यहाँ चकबंदी है, ऑलरेडी लोगों के पास बड़े चक है, 30% से कम जमीन उनके यहाँ फॉरेस्ट के पास। फिर उन्होंने काम भी किया है ना? उन्होंने काम भी किया, और उनके यहाँ मैं, लेकिन 2 चीज़ें ना ब्रदर, हमारे यहाँ लोगों को अपनी ताकत ही पता नहीं। एक खेत यहाँ है तो दूसरा गाड़ पा रहे है, तो तीसरा पहाड़ के ऊपर है।
पता ही नहीं मैं कितनी ज़मीन है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। एक ज़मीन का गाय भगाता है छोड़ी भी, तो दूसरे खेत में बंदर होता है और तीसरे में सूअर होता है। तो इन चीज़ों का हमको उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे पहले चकबंदी के लिए विशेष प्रबंध होने चाहिए थे भू कानून में। उसके लिए कुछ प्रावधानों की आवश्यकता है, उसमें कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो इसमें राय दे सकते हैं क्या कारण नहीं होने का, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आसानी से हो जाए। उसको कई सरकारों ने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं थे हम करने के लिए, खाली हमने भाषण दिए। ये उसी तरह गया कि देहरादून में रह के कहीं पलायन नहीं होना चाहिए। तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छी सड़कों में घूम रहे हो, एसी में रह रहे हो, और दूसरों से अच्छे कह रहे हो स्कूल तुम में पहाड़ पढ़ में रहे हो। रहो। गाँव का आदमी जिसके पास बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, जिसको डॉक्टर नहीं है, जिसके घर तक सड़क नहीं जाती, जिसके घर में प्रॉपर बिजली नहीं आती, उससे आप कह रहे हो पलायन मत करो। एक अच्छा रहन सहन जीवन का अधिकार उसका नहीं है, आप पहुंचाओ ना सड़क। उसी तरीके से भू कानून है। भू कानून में सर जो मैं कह रहा हूँ कि आपने सारे नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत बाहर कर दिए, 2 जिले भी बाहर कर दिए, फिर बचता क्या है। और एक नया ट्रेंड है, उन्होंने कहा साहब एक नगर पालिका है, उसके बगल का कोई अच्छा इलाका दिखा, भू माफिया की नज़र पड़ गई, उसने सेटिंग कर ली और उसने कहा कि साहब एडवांस दे के कुछ कम आपस में कम वो कर लिया कि इतने दिन बाद या इतने टाइम बाद हम ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो जो एडजॉइनिंग नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें उसको विलय हो जा रहा है, वो उससे बाहर हो गया, वो खरीद ली। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा आप कह रहे मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है। राइट। और इसमें अभी भी मैं कहता हूँ बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री को कि वो पहाड़ के रहने वाले हैं, इसी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनको फिर से एक बार पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है आपने लागू कर दिया, लेकिन संशोधन होते हैं कानूनों में। संशोधन के लिए एक टीम बनानी चाहिए जिसमें पक्ष विपक्ष के साथी हों, जो बुद्धिजीवी, जो सोचते हैं इन विषयों पर, उनकी एक टीम बननी चाहिए। और आपके संग कुछ अधिकारियों की टीम होनी चाहिए जिनका काम हो इम्प्लीमेंट कराना या उसको ड्राफ्टिंग करना, और वो जाके स्टडीज़ करें, लेके आएँ। और हिमाचल का कुछ अच्छा उसको हम लें, जो हमारे काम का नहीं है उसको हम बाहर रखें अपनी स्टेट के हिसाब से। दूसरे राज्यों में ऐसी स्थिति है, उनको करें। हमारी इकोनॉमी में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, आने वाले समय में हमारा क्या इसका कोई उल्टे असर तो नहीं पड़ेंगे ये, या अच्छे असर पड़ेंगे। इन सब चीज़ों पे मंथन करने के बाद केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये काम नहीं होने चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीतिक लाभ से बाहर रखे जाने चाहिए। एक और बात जो इस समय जो मैंने देखी सेशन में, और बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि साहब आप उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में बांट रहे हैं, और ये बहुत ही एक रिस्की ट्रेंड होगा फ्यूचर में। अगर आपने इसको हवा दी, खासकर नेताओं ने, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस राज्य को। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा भट्ट जी। मैं लखनऊ पढ़ता था जब मैं काशी सिंह हैरी और विपिन त्रिपाठी जी के संपर्क में आया। उस समय जो चीज़ें थी वो हमारे दिल में लगती थी, क्योंकि पॉलिसीज़ लखनऊ में बनती थी और लगता था यार हमारे पहाड़ के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। वही पैसा उधम सिंह नगर में भी स्कूल की बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, वही पैसा धारचूला के दूरस्थ क्षेत्र में मिल रहा है जिसमें ढुलानी आधा पैसा खा जाए। बिल्कुल सही बात। तो वो प्रैक्टिकल नहीं था। हम रणजी नहीं खेल सकते थे। मैं स्पोर्ट्स वाला था तो मुझे लगता था यार मेरा तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। हम जब दौड़ने जाते थे कहीं बड़े शहरों में तो डराया धमकाया भी जाता था, कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ हमको दौड़ने से पहले कह दिया था फर्स्ट नहीं आना है तो उन्हें, नहीं तो देख लेंगे, बाहर बताएंगे। तो हमको लगता था नहीं, राज्य बनेगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस हमारा होगा, हमारी ज़मीनें हमारी होंगी, नौकरियाँ हमारी होंगी, कारोबार हमारा होगा। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं बनने के बाद। यहाँ तक हो गया कि अब काम करना मुश्किल हो गया। पहले हम लड़ लेते थे, अब मेरा ही भाई पुलिस में है, मेरा ही भाई डीएम है, मेरा ही भाई एसपी है, मेरा ही भाई जिला पंचायत का सदस्य है या अध्यक्ष है, या मेरा ही भाई विधायक है या चाचा है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सक रही है। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। छोटा राज्य है, सब किसी न किसी के परिचित हैं। ये नुकसान हुआ है। और मेरा ये मानना है कि हमको उत्तराखंड के लिए सोचने की ज़रूरत। जो तराई भाबर और ये झगड़े हैं ना सर, ये झगड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए। मज़ा तो तब है जब पहाड़ के आदमी को गाली पड़े और तराई का आदमी लठ लेके खड़ा हो, भाई तूने गाली कैसे दे दी मेरे भाई को। जब मैदान के किसी आदमी का अपमान हो, संतरेसा में लड़की का रेप और मर्डर हुआ, उसमें करण मेहरा ही तो गया था खड़ा होने। जब 13 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया गया, तो उसमें हमने ये नहीं देखा वो मैदान की है कि पहाड़ की है। तो आज अगर करण मेहरा ये बोला कि आपने पहाड़ी व्यक्ति को जो पहाड़ में रहता है उसको गाली दी, ये गलत है, तो इसमें गलत का जो बड़े लोग हैं, बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो इसको गलत नहीं देखते। उनको पता है कि गलत का विरोध कर रहे हैं। आप किसी को कैसे कह सकते हैं? आपको याद होगा हमारे यहाँ पहले नेपालियों के लिए कुछ शब्द जो डोटियाल क्षेत्र से आते थे उनके लिए कहा जाता था। हमारे माँ बाप मना करते थे ये शब्द का इस्तेमाल मत करो, किसी को तकलीफ पहुँचाना हमारा डायलॉग नहीं होना चाहिए। और वो बात अगर हम कह रहे हैं अच्छे रूप में कह रहे हैं, मैंने आज भी यही कहा
कि उत्तराखंडियत को गाली है। क्यों उत्तराखंड राज्य बना, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे पॉलिसीज़ हमारे हिसाब से नहीं थी और हमारे को लखनऊ जाने में तकलीफ़ें थी, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं थी यहाँ के लोगों की। हमको ये लगता था कि जो लोग को ये पता नहीं कि पहाड़ में खाट कैसे। मुझसे एक कहने की बात है, एक बड़े अधिकारी ने एक बार लखनऊ में कहा, मैं कक्षा 3 में सिटी मॉन्टेसरी में था, तो बोला तुम्हारे यहाँ खाट कैसे लगते हैं भाई, खट्टी कैसे लगती है। जब आदमी को ये पता नहीं कि दिशा में जाने में लोटा कैसे अटकता है और खट्टी कैसे, उसकी नज़र में तो पहाड़, वो जो बच्चे स्केच करते हैं पहाड़ की, पहाड़ ऐसा है, पहाड़ की खूबसूरती, पहाड़ का जो ममता भरा हुआ जो पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं। वो हमारी पॉलिसीज़ बनाते थे। अब राज्य बना है तो निश्चित ही अभी भी जब हम ना ठगा हुआ महसूस करें, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी उसको एक बार बोला था और मैं भी कहीं बोला हूँ, ड्रोन से दवाई पहुँचाने का सपना दिखाया था सर, उद्घाटन हुआ था ना इस राज्य में, कहाँ है, किस किस गांव में ड्रोन से दवाई पहुँच रही सर। तो ये हम ये कहना कि ये जो आप मदारी वाला खेल कर रहे हैं ना, ये बंद कर दीजिए। हमें तो झूठे सपने मत दिखाइए, जो हो सकता जो है वो प्रैक्टिकल करो। है उसी को जो करिए। हो सकता है करो ना, जो हो सकता है करो ना, नहीं हो सकता बोलो ना, ये मेरे से अभी नहीं हो पाएगा, अभी हमारे पास साधन नहीं है। भाई रामदेव कमा सकता है, मैं क्यों नहीं कमा सकता। आप एमपीसीएल को बेचने की तैयारी करें, जो 16 करोड़ 32 करोड़ 40 करोड़ रुपए का मुनाफा देता रहा है, क्यों मुनाफे वाली कंपनी को क्यों बेच रहे हैं आप? क्यों मेरे कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को बेचे, 2 ही करोड़ का मुनाफा देती थी। कोऑपरेटिव की फैक्ट्री मुनाफा दे, यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। सोयाबीन फैक्ट्री नुकसान में हल्द्वानी की और कोऑपरेटिव फैक्ट्री रानीखेत की देती, बेच दी ना। और दुख इस बात का है भट्ट जी, आपसे सीधे करण मेरा आपसे बात कराया भट्ट जी, मैं वो तकलीफ इस बात की, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। अंकिता में 12 दिन गिरफ्तारी दी मैंने, हमारे लोगों ने, साथियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने। क्या हुआ है? जिस अधिकारी ने कहा था कमरा वीआईपी, आज तक कार्रवाई हुई? कोई पूछने वाला है? और जनता को भी फर्क नहीं है। दुख संघ का चेयरमैन बंद है, जेल में मीटिंग हो रही है, क्यों पदच्युत नहीं हो रहा? कोई प्रश्न नहीं है। मैंने तो पूछा ना 2-3 बार, लेकिन रोज एक बात मैं कह रहा हूँ, दर्द भी परेशान है, कहाँ उठूं, क्या क्या बोलूं भट्ट जी, क्या क्या बोले हम। तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है? फ्रस्ट्रेशन होती है, क्यों एक चीज हो हम लड़ाई करके उसको परिणति तक पहुंचाए। वो संतरसा की 14 साल की बच्ची को क्या न्याय मिला? आज भी 26 जून की घटना आज भी गिरफ्तारी से बाहर है, क्योंकि ओबीसी सेल का सदस्य है, पता है कौन है, मुख्य आरोपी कौन है पता, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं है सर। 2 मंडल अध्यक्ष इनकी जमानत में बाहर है, एक का तो ऐसी बेशर्मी है, सल्ट वाले का मैं किस्सा बता रहा हूं, मेरे को अगर मैं नहीं करता तो चौथे दिन भी उसका मेडिकल नहीं होना था। जब 4 दिन तक मेडिकल नहीं होगा किसी का सर रेप के बाद, क्या निकलेगा प्रूफ? जमानत हो गई। कौन कर रहा है ऐसे लोगों की मदद? तकलीफ नेताओं से नहीं है, मुझे विधायकों से भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे अपनी आवाम से है। ना बेटियों में फर्क पड़ रहा है, बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ लिख के घर में है, रोजगार नहीं है, और माँ बाप को हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए भट्ट जी, कभी सोचता हूँ, डर लगता है कि हल्द्वानी को ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम बस गया हल्द्वानी, सड़कें बन गई, घर बन गए, मेंटेनेंस भी दे रहे होंगे शायद यहाँ जैसे देते हैं। 15 साल बाद जब वो माँ और वो पिता मर जाएंगे, जिनको पेंशन मिलती है, नौकरी वाले जो 2004 से पहले के, वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी सर। 70% आज भी वो लोग हैं घरों में जिनके घर अभी पेंशन से चल रहे हैं, बेटे की नौकरी नहीं है, बेटी की नौकरी नहीं है, साथ में कोई परिवार के और सदस्य हैं जो बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं। क्या वो मंजर क्या होगा? बट आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। नहीं सर, तकलीफ है हमारे पहाड़ की। मतलब जब सोचता हूँ डर लगता है, मतलब घर में आदमी हो, खाना नहीं मिल रहा उसको। अब सोचो ना 15 साल बाद क्या सोशल सिक्योरिटी है सर? पेंशन नहीं देंगे आप, 40 साल उसने अपना शरीर तोड़ लिया आपके लिए, 30 साल शरीर तोड़ लिया। जब उसको दवाई चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए मुझे दवाई, लेकिन 20 साल बाद मुझे शायद दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी अस्पताल की, मेरी बेटी शादी के लायक हो जाएगी, घर टूटा होगा शायद, रिपेयर करना होगा, तब मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो जो लोग लड़े हैं उनको तकलीफ है, और परेशानी ये है कि इतनी चीज़ें हो रही हैं कि उन चीज़ों में किस किस पे बोले, और आरोप भी लगता है आप बोल नहीं रहे। एक चीज़ को हम उठाते हैं, 3 दिन बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, उसको बोलना है। और मुझे लगता है सेट ट्रेंड तो नहीं है कहीं ये कि इतना कुछ ऐसा कर दो कि साला बोलेंगे क्या क्या। तो इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है करण मेहरा साहब की, आपने कहा कि जनता नहीं समझ रही है, तो मैं दूसरा सवाल ये कर सकता हूँ, हो सकता है आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, जनता नहीं। के दिल में वो जगह नहीं बना पा रहे हो, देखिए, या अपनी बातों से उनको आप ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हो कि आप नहीं, सही बात कर ठगा रहे हो। है, ठगा है नेताओं ने, झूठ बोला है नेताओं ने, उसके ये परिणति है कि लोगों का भरोसा नहीं है आप जो बोल रहे हैं।
उसी का फ़ायदा अन्ना जी ने उठाया, मैं तो कहूँगा फ़ायदा उठाया, क्योंकि जो बोला था वो तो कुछ हुआ नहीं और आज बोल नहीं रहे। उसी का फ़ायदा केजरीवाल ने उठाया। सब कुछ मिलने के बाद भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए और लोकपाल पे तो बात ही नहीं की। और ऐसा आगे भी होगा, ठगने वाले आएंगे, ठगते जाएंगे, जनता ठगी जाती रहेगी और उसके बाद ऐसी हो जाएगी किसी चीज़ में रिएक्ट ही नहीं करेगी। परेशान हैं रात की रोटी के लिए, बच्चे की फीस के लिए, अपने आधार कार्ड की लाइन में लगने के लिए। तो आपको लग रहा है ये इकोसिस्टम से आप लड़ नहीं पा रहे? नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं टूटी है। ये तकलीफ़ इस बात की है कि जब ईश्वर भी कहता है ना, जो खुद के लिए नहीं लड़ता उसके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाता। तकलीफ़ इस बात की भी है कि हमारे अपने पर्सनल एजेंडे बड़े हो गए हैं। और वही कारण कि अब आदमी एसी से बाहर बैठना नहीं चाहता सड़क में। आदमी अपनी जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं उनसे बाहर आके काम नहीं करना चाहता। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो संख्या और घट रही है। और सरकारें ऐसे आ गई हैं जो गांधी के हत्यारे की तारीफ़ करने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मैं उदाहरण दूंगा दो। आदरणीय भट्ट जी का जो बयान है उसमें आपको कुछ लगता नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में बयान दिया जा सकता है कि कोई सोशल मीडिया में कुछ डालेगा या कोई कवि कुछ लिख दे उसकी गिरफ्तारी हो जाए? अभी हमारे राज्य में एक आध लेखकों की गिरफ्तारियां हुई थी अभी कुछ साल पहले त्रिवेंद्र भाई की सरकार में। बट संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा जो है। जेल में गया तो क्या, वो कैसे गए जेल में? जो कवि जिसने कुछ कविताएं कुछ, भाई हमारे नौछे में नरेणा लिख दी थी नेगी जी ने, तिवारी जी का, उन्होंने तो सम्मानित किया। पर आज निज़ाम जो बैठा है वो तो जेल डाल रहा है, वो लिखने वालों को जेल डाल रहा है और उनके अध्यक्ष धमकी दे रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं बीच में ऐसी हुई हैं जिसमें जो एक्टिविस्ट हैं उनके घर में सीबीआई के छापे या फिर इनकम टैक्स के छापे और ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों हॉर्टिकल्चर वाले में अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन औरों के घर में ईडी आ जा रही है, सीबीआई आ जा रही है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपका जितना टेन्योर रहा है, जी। इसको आप किस तरह से आंकते हैं? मतलब किस तरह का सपोर्ट आपको मिला पार्टी के भीतर और किस तरह का परफॉर्मेंस आप देखते हैं? जब मुझे मेरे हाथ में कमान आई, हम 2 बड़े इलेक्शन हार चुके थे। हम 17 हार चुके थे और 22 हार चुके थे। कार्यकर्ता में ऑब्वियस है कि जब 10 साल के लिए आप सत्ता से बाहर हो जाओ तो एक निराशा रहती है और शुरू में मीटिंग्स लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लोग टर्न डाउन नहीं कर रहे थे। उसके बाद चंपावत का एक चुनाव हुआ मेरे बनने के 2-3 महीने के बाद। शर्मनाक हार थी, ऑफिसेज नहीं खुलने दिए गए, धमकियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं, वहाँ आपके मेन कैंडिडेट भी नहीं लड़े ना। कैंडिडेट भी नहीं लड़े। वो भी मैं कई कारणों सबसे में मेन कारण तो वही था, एक कारण वो कि था, जो वहाँ के प्रभावी कैंडिडेट थे उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। वो नहीं लड़े। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने और प्रीतम सिंह जी ने 1-2 ऑफिसेज खोले, वो हमारे ऑफिस उद्घाटन करने के 15 मिनट बाद बंद हो गए और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। वो शर्मनाक हार थी और उसके बाद हम लगातार फिर सतत अपने काम में लग गए। मैंने एक परिवर्तन किया पार्टी में, जो मुझे कहा गया था कैडर के लिए, वो मैं कर रहा था और मैंने डिसेंट्रलाइज किया प्रोग्राम्स को। ये होता था कि हम देहरादून मीटिंग करें, बड़ी रैली करें और उस रैली में हम 10-15 हज़ार आदमी लाते तो करण मेहरा नेता बनता था। स्पीचेस हुए और आदमी अपनी गाड़ियाँ लेके वापस गया। मैंने देखा उसका इम्पैक्ट नहीं है। सेलेक्टेड लोग हमेशा जो आते थे वही आ रहे हैं, जिनके पास साधन है वही आ रहे हैं और उसका असर नहीं था और लोगों को ये लगता था उनकी भागीदारी ख़त्म हो रही है। मैंने डिसेंट्रलाइज करके उसको बूथ लेवल, जिला लेवल, अपने ब्लॉक लेवल पर उनको लेके गए और कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी हुई तो उनको ये लगा ये कार्यक्रम मेरा है, ये लड़ाई मेरी है, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उससे हमको फ़ायदा हुआ बागेश्वर के चुनाव में। वो थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। 12,000 से हम हारे थे चुनाव को 2022 में और जब बाई इलेक्शन हुआ, जब मंत्री जी मरे, उसमें हम 12,000 से 2,200 वोट पे आए। हमने लगभग 10,000 वोट कवर किया और वो बड़ी थी और हम जीत सकते थे, कुछ कमियां उसमें रही, उससे भी हमने सबक लिया। उसके बाद 2 हमारे बाई इलेक्शन हुए, बद्रीनाथ और हरिद्वार, हमने उनको जीता। ये पहली बार हुआ जहाँ विपक्ष जो है वो बाई इलेक्शन जीते। उसके बाद हम केदारनाथ के लिए लगे थे। केदारनाथ में मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था और अगर आप वहाँ देखें तो 8,000 वोट जोड़ा गया है। स्पेसिफिक हम आज काम कर रहे हैं, अभी उसकी मीटिंग लेके आओ। 5,000 वोट कांग्रेस का समर्थक वोट कटा है, जिसमें हम आजकल होमवर्क कर रहे हैं। और उसके बाद भी हम 12,000 जो हमारा को पड़ा था 2022 में, उसको हम 18,000 तक ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन दुर्भाग्य रहा था, वोट हमारा बढ़ गया, हम में और चौहान जी में, और बीजेपी 2,000-2,500 वोटों से इस चुनाव को जीत गई, नहीं तो वो भी हम जीतते।
ये संकेत करता। अब निकाय में भी मैं कहूँगा, निकाय में हालांकि एक पिक्चर दिखाई जा रही है, लेकिन अगर आप उसको गौर से उसको देखें, हम 29 सीटें जीते हैं, बीजेपी 43 सीट जीती है, और लेकिन 4 जिले ऐसे रहे जिसने हमको बहुत नुकसान किया। एक उधम सिंह नगर 1 आउट ऑफ 17, चंपावत 0 आउट ऑफ 4, टिहरी 0 आउट ऑफ 7, देहरादून 1 आउट ऑफ 4। तो इट इज़ 33, आई थिंक 33 में से हम 2 सीट लाए। और अगर हम इसमें अगर कहीं 12-13 सीटें लागे होते तो 10 वो घटते, 11 और हम बढ़ते, तो वो होते 31 और हम 41 होते सर। तो ये था। और जितने नॉन प्लेसेस हैं जिनसे उत्तराखंड को जाना जाता है, गैरसैंण हमारी राजधानी, वो हम जीते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस रहा जोशीमठ इस बीच, वो हम जीते हैं। गौचर हम जीते हैं, नैनीताल हम जीते हैं, भवाली हम जीते हैं, भीमताल हम जीते हैं, रानीखेत हम जीते हैं, दौराट, मतलब जो ऐसी नॉन प्लेसेस थी। आपने रामनगर का जिक्र नहीं किया। रामनगर तो क्योंकि हमारी छोड़ी हुई सीट है, उसको हमने फ्री किया था, तो उसको मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा। तो हम मेन सीट्स जो हैं हम जीते हैं, बीजेपी हारी है। और बीजेपी को एकदम था कि पहाड़ में हमारे अलावा कोई नहीं, और वाकई में पिछले इलेक्शन में दिख रहा था। इस इलेक्शन में हमने उस मिथ को तोड़ा है, हम पहाड़ पूरा जीते हैं। बट मैं देख रहा था, अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप कहेंगे, आपने कहा आप 27 पदों में जीते, बिल्कुल ठीक बात है। 2 हमारे समर्थित प्रत्याशी यहाँ देहरादून में, एक और एक 29 सीटों पे निर्दलीय जीते, जी, मतलब निर्दलियों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। बहुत है। और निर्दलीय में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भट्ट जी, इसमें करीब 15-16 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के हैं, जिन्होंने इच्छा जताई थी कि हम ऐसे लड़ना चाहते हैं, या जो भी है वो हमारी पार्टी से, मतलब बीजेपी को बिलोंग करने वाले मुश्किल से 8 या 9 लोग हैं इसमें से। तो उस हिसाब से बीजेपी से मोह भंग लोगों का हुआ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम, लेकिन जो इस चुनाव में इंडिसिप्लिन हुआ, खासकर पॉलिटिकल, आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने जिस तरह के बयान बोले, आपको लगता है उसने डेंट किया आपकी इमेज को, आपकी पार्टी की इमेज को, आपके प्रॉस्पेक्ट्स को डेंट किया? कुछ चीज़ों में हमको उससे फ़ायदा भी हुआ, कुछ डेंट भी हुआ। ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ें होती हैं नुकसान होता है, और हाईकमान इन चीज़ों को देखेगा कि वो मेरे हाथ की चीज़ें नहीं हैं। और लेकिन हम पिथौरागढ़ में 3 जीत पाए सीटें, धारचूला, डीडीहाट। और बट वो जो पिथौरागढ़ की आपके मयूख मेहर साहब हैं, उनका आपके लिए स्पेसिफिक बयान क्या था कि कुंडल वाला आया था, अब बुलाक लगा के जाएगा? नहीं, झुमका का था। झुमका, हाँ, चलो उसको झुमका वाला आया था। और बुलाक मतलब नाक में कुछ पहन के जाएगा, उनके यहाँ एक वर्ड होता है। देखिए, अपनी सोच है। मैं कुंडल पहनता हूँ शुरू से, हमारे यहाँ कर्ण भेदन होता है, और मेरे परिवार में और लोग पहने ना पहने, लेकिन मैं मानता हूँ, और मैं नहीं, आप पे अच्छे भी लगते हैं। मैं पहनता भी हूँ। और मैं शांत हुआ हूँ कुंडल पहनने से। जो मेरे एग्रेसिव था मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये कहा गया कि इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ठीक तो है। आपने उनसे कहा नहीं, अगर कुंडल नहीं पहने होते तो भिड़ जाता आपसे? नहीं, मैं भिड़ा नहीं, पर जो एक अध्यक्ष को करना चाहिए था, मैंने साफ चीज़ें कही, झूठ नहीं बोला। 19 में जब प्रकाश पंत जी जैसी बड़ी शख्सियत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एक गुरु के रूप में देखता था। उनकी जब डेथ हुई तो एक सिंपैथी थी लोगों में भारी, और वो व्यक्ति था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, सबको पता था रिजल्ट क्या होगा। उस समय मयूख जी चुनाव नहीं लड़े। हाँ, जब पार्टी को आपकी ज़रूरत है, आपने किनारा कर लिया। उस समय अंजू को लड़ाया गया, और पार्टी ने वादा किया था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो आपको लड़ाएंगे हम। अंजू चुनाव लड़ी, केवल 2400 वोटों से उस चुनाव को हारी थी अंजू जी। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो हम अपना वादा नहीं निभा पाए, मयूख जी को ही चुनाव लड़ाया। मयूख जी ने जब ये कुंडल और बात की, उसमें एक बात और कही कि मैं बीमार था और मुझे जो है धामी जी उठा के ले गए, जबकि धामी जी उस समय उस स्थिति में नहीं थी कि चौपर से उनको ले जा सके। वो मुख्यमंत्री तो अभी बने। उन्होंने अंजू का प्रचार भी किया, कुछ दिन मुझे अच्छे से याद है, आखिरी दिन तक मैं भी वहाँ था, तो मयूखदा वहीं थे। तो उस समय वो बीमार नहीं हुए। जो उन्होंने बात लोगों के बीच में कही, लोगों को भ्रम में डालने के लिए कही, और ठीक है, उनका गुस्सा है, अगर वो गुस्सा निकाला उन्होंने, मुझे कोई हर्ज नहीं, बड़े भाई हैं। लेकिन जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, मान दिया, सम्मान दिया, उस पार्टी के लिए आपको डिवोटेड रहना चाहिए, मैं यही कहूँगा। रामनगर में जब आप जानते थे क्या सिनेरियो हो सकता था, जाहिर है आप लोग राजनीतिज्ञ हैं तो आपके आंकड़े रहते हैं कि सब होने क्या जा रहा है, फिर आपने ये स्थिति क्यों आने दी? मतलब 2 अलग अलग कांग्रेस के धड़, एक सपोर्टेड बाय हरीश रावत, दूसरा सपोर्टेड बाय रंजीत रावत। देखिए, हो सकता है दोनों बड़े नेताओं की कुछ आप इनका सुलटा नहीं करा पाए। मुझे लगता है कि अब तक ये लोग अंदर से एक ही हों। बीजेपी को हरा पाए ना, ये करके बीजेपी को हराया है इन लोगों ने, तो अब मुझे भी कहीं कहीं डाउट होता है कि कहीं एक ही तो नहीं है।
क्योंकि ऐसी जुगलबंदी तभी हो सकती थी। और देखिए, एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का मास जोड़ा गया रामनगर की सीट में, उसके बाद चुनाव था। और बीजेपी ने पूरा जिस तरीके से वो करती है कि ये वाला एरिया काट दो, ये वाला एरिया बढ़ा दो, खरा मुझे लगता है कि इन दो बड़े नेताओं की कुछ बात रही होगी, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेलीपैथी से भी हो सकती है, बात जरूरी ने सही से हो। और उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पृष्ठभूमि का, कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति जीता है। पांडे जी जीतते तो भी वही बात थी, और वो जीते तो भी यही बात है। नहीं, अगर हर जगह ऐसा तो ऐसे ही कर लेते आप। नहीं नहीं, अब वो हम नहीं, इन दो बड़े जो बड़े नेता हैं उन लोगों की बात आपने कही। बट आपको नहीं लगता कि पर्सनल ईगो, सीनियर लीडर्स की पर्सनल ईगो कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को खत्म कर रही है धीरे धीरे? देखिए, उस पर काम हो रहा है, राष्ट्रीय लेवल पे भी देख रहे होंगे, हाईकमान चीज़ों को संज्ञान में ले रही है, बात कर रही है। हाईकमान के लिए उत्तराखंड एक सीरियस इशू है। निश्चित है, मैं खुश हूँ, बताऊंगा आपको। आज 2 प्रदेशों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो इलेक्टोरल को लेकर है। महाराष्ट्र में जो हुआ आपको पता है, हमारा एक भी वोट कम नहीं हुआ, जितना हमको एमएलए में पड़ा था ना एमपी में पड़ा था, उतना ही आपको एमएलए में पड़ा है। उनका वोट पड़ा है, वो कहाँ से बढ़ा, क्या बढ़ा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं, पता भी है। उस चीज़ को भेदने का जो जिम्मेदारी दी है वो गुजरात और उत्तराखंड को दी गई है। तो महत्व है उत्तराखंड का हाईकमान की नज़र में। और उत्तराखंड में पूरे देश में अगर 2 राज्यों को छाटा, उसमें से एक उत्तराखंड है, तो इसका ये मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरे राज्य को छाटा। आपको एक चिट्ठी निकालनी पड़ी कि कोई भी लीडर है वो पार्टी फोरम में अपनी बात को रखे, वो उसको पब्लिकली ना कहे, तो ये चिट्ठी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं देख रहा था कुछ प्रवक्ताओं की एक दूसरे से लड़ाइयाँ और सोशल मीडिया में बेची जा रही थी, कुछ सीनियर्स भी कई चीज़ें ऐसी कह रहे थे, तो वो ज़रूरी था कि भाई जो भी बात करें, हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी है, हमारे पास फिर मैं बैठा हूँ, मेरे से अगर नहीं सुलझता उसमें जाइए, वो नहीं तो आपके प्रभारी हैं प्रदेश में, उनसे बात करिए। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कह के क्या मिलना है? मेरे को लगता है कि जो सही तरीका है परिवार के अंदर बैठ के बात करने का, वो होना चाहिए। सोशल मीडिया केवल आपकी और उस व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति उसकी इमेज खराब कर सकता है, लेकिन वो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा या आपको न्याय नहीं मिल सकता। बट आपको लगता है करण मेहरा साहब की कांग्रेस आज इतनी खराब स्थिति में है उत्तराखंड में, बावजूद इसके पर्सनल टसल, पर्सनल ईगो, पर्सनल लड़ाई वो और ख़तरनाक स्थिति में रही है? नहीं, तो इसीलिए रोकने के लिए वो जो चिट्ठी लिखी इसीलिए किया है, उसका असर भी पड़ा। अभी इधर मैं बयान नहीं देख रहा हूँ उसके बाद। और दूसरा, आप कह रहे हैं खराब स्थिति नहीं है, खराब से हम बेहतर की ओर को आए हैं। 11 से हम 19 में, और अगली बार हम 49 होंगे, जो मुझे भरोसा है। विधानसभा में उसके लिए कोई तैयारी भी तो चाहिए। सब चल रहा है, ग्राउंड में सब चल रहा है। मतलब हमें तो नहीं दिख रहा ना, एज ए जर्नलिस्ट मुझे बहुत आना चाहिए कि भाई। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बाई इलेक्शंस से पहले आपको दिख रहा था कुछ? बट बाई इलेक्शन बद्रीनाथ का आपको पता है? बट बद्रीनाथ के बारे में एक जनरल परसेप्शन है, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि वहाँ नाराज़गी बीजेपी से ज़्यादा मिस्टर भंडारी से थी। नहीं, देखिए गलत। राजेंद्र भंडारी जी को लेकर जो नाराज़गी थी, कल व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर हमसे वोट मांग रहा था, रातों रात इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहा। फिर दूसरा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे, वो कैसे उनके पक्ष में चले जाते? दिखाने वाले कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन जो हकीकत में आपको बताता हूँ, बटूला से पूछेगा। जिस दिन राजेंद्र भंडारी राष्ट्रपति को चुनाव देने नहीं आए थे, उसी सेम डे मैंने बटूला को बुला के बोला था, तैयारी करो, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं जानता था, और इस बात को लखपत कभी आपको ताकीद कर देंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। नहीं, आपको पहले से ही पता था? भंडारी ने जब राष्ट्रपति को चुनाव देने नहीं आए, जब मेरे फोन तभी हटा देते उनको। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लोग एआईसीसी के मेंबर हैं, दे आर बियॉन्ड माई लिमिट, बट हाईकमान को पता। स्टेट प्रेसिडेंट बना तो उसको पावर तो देनी चाहिए ना, वो क्या करेगा? मतलब वही मुझे लग रहा था आपकी बात पजल हो गए बहुत ज्यादा। मैंने अपनी बात कह दी थी, पर कई चीज़ों को आगे और पीछे करना होता है। बट एक अनुभव मिलता है ना, आपको ये अनुभव मिला कि सपोज आपने किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, तो उसको पावरफुल बनाइए साहब, वो डिसीजन ले सके। अब आपने प्रेसिडेंट तो बना दिया और पावर उसके पास रखी नहीं, वो करेगा क्या? कुछ लोग मैं कर पाते हैं, अब जैसे एमएलएज हैं या कुछ सीनियर्स हैं, उनको ये माना जाता है कि मैं उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करूं और हाईकमान डिसीजन ले। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मजबूत हुई है, और बद्रीनाथ में हम 1.5 साल पहले से तैयारी कर रहे थे और लखपत की कर रहे थे। अब मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी को कि पार्टी ने लखपत के टिकट पे मोहर लगाई। हालांकि उसमें भी कोशिश हुई कि उसका टिकट ना हो और भी चीज़ें हुई, लेकिन अंतोगत्वा लखपत जी को टिकट मिला, हम उस चुनाव को जीते। तो ये रणनीतिक हिस्से हैं। आप कह रहे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम अपने मंडल बना चुके हैं। हमारे केवल मुश्किल से टोटल मंडल में से मुश्किल से 35 मंडल नहीं बने हैं।
हम 900 से ज़्यादा मंडल बना चुके हैं अपने, 1000 के आसपास बनने थे। बट यहाँ तो बीजेपी पन्ना प्रमुख और डाउन द लाइन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या सर। क्या अगर नहीं बना पन्ना दिया। प्रमुख क्या इनके नहीं थे बद्रीनाथ में? पन्ना प्रमुख क्या इनके निकायों में नहीं थे, नैनीताल में नहीं थे, रानीखेत में नहीं थे? रानीखेत में तो हमने बीजेपी के दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त की है। पन्ना प्रमुख तो वहाँ भी हैं। लेकिन जब आदमी उतरता है और जनता का, हम एक चीज़ चाहते हैं, कैडर हमारा मजबूत हो। हमारे पास भी पन्ना प्रमुख से बट ज़्यादा वो काडर में वो है नहीं ना भाव, अभी तक वो आ नहीं पाया। सर कैसी आप बात कर रहे हो? इस बीच के हमारे जो एजिटेशंस में है, किसी ने सोचा था गैरसैंण में 7000 से ज़्यादा की पब्लिक इकट्ठी हो सकती है? गैरसैंण जिस दिन मैंने घेरा, कोई सोच सकता था कि ईडी का जैसा घेरा हुआ था, कितना ज़बरदस्त घेराव था? यहाँ नैनीताल में हमारा जो आंदोलन हुआ था, वो कितना बड़ा आंदोलन था। उस दिन पूरे नैनीताल की कोई गली नहीं बची थी जिसमें आदमी भरा हुआ ना हो। ऐसा नहीं है। रुद्रपुर में जो हमारा कार्यक्रम था, अभूतपूर्व था। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन आप रोज़ नहीं निकाल सकते। रोज़ आदमी घर परिवार अपना कारोबार छोड़ के नहीं आ सकता। हम लगातार लड़ रहे हैं, और मैंने कहा ना, हम छोटे काम कर रहे हैं। हमने डिसेंट्रलाइज किया अपने कार्यक्रमों को, और उसका असर हमको हमारे इलेक्शंस में दिखाई दे रहा है। हमारी भागीदारी बढ़ रही है, हमारी सीटें बढ़ रही है, और लोगों में इतना फ़र्क पड़ने लगा है। लोगों को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, पार्टी क्या करे उसका बट अभी ये चर्चा चल रही कि साहब स्टेट प्रेसिडेंट बदलेंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या आप अगले विधानसभा चुनाव तक कंटिन्यू करेंगे? क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव हुआ आपके नेतृत्व में होगा? देखिए, ये हाईकमान का विषय है, मेरा विषय नहीं है। उन्होंने मुझे बनाया, जब तक रखेंगे मैं काम करूंगा। अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपके कार्यक्रम से पहले एक अपने आगे के 3 महीने के शेड्यूल पे काम करके आया हूँ कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। वो एजेंडे हमने जो फिक्स करने थे वो किए हैं, क्योंकि मैं आज ही उठे और कर दिया ऐसा नहीं करता। मैं अपने 2-2, 3-3 महीने के कार्यक्रम, मैंने 3 महीने का आगे का शेड्यूल तय किया है, और हाईकमान जो करेगा, हम तो साफ सिपाही हैं पार्टी के, जो कहेगी पार्टी उस मोर्चे पर जाके लड़ेंगे। अभी कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिलेगी, कोई जैसे मान लीजिए अगर आमने सामने का चुनाव है, समझ में आता है, तो तीसरा अगर व्यक्ति उठ गया तो वोट काट रहा है, उससे भी आपको डेंट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा आगे क्या करेंगे? उसके लिए प्लानिंग करा। हम एक्सपोज भी करेंगे चीज़ों को, कुछ समझाएंगे भी कुछ लोगों को कि कौन पीछे खड़ा है। करण मेरा कोई पता होना चाहिए, जो मुझे प्रोवोक कर रहा है या जो मुझे आगे ला रहा है, वो कौन है, किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ से उसको फाइनेंशियल मदद हो रही है। ये सब चीज़ अन्ना जी ने बड़े खूबसूरती से वो आंदोलन किया था। उसका टोटल बेनिफिट किसको हुआ, टोटल लॉस किसको हुआ? अगेन वो तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा ना। फिर अगर आप लोगों को पता नहीं लग मैं बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें बाहर थी, हमने सीरियसली नहीं लिया। मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं सोचा श्री रविशंकर इसमें शामिल होंगे। मुझे पता था, मैंने कहा भी सीनियर्स को। किसी को नहीं था कि हमारे होम सेक्रेटरी इसमें सम्मिलित होंगे, किसी को पता नहीं था हमारा देश का फौज का जनरल इसमें शामिल होगा। लेकिन मैं ये चीज़ें अन्ना आंदोलन से पहले बता चुका था। ये चीज़ें लोगों के बीच में थी, लेकिन होता है, हमको सबक मिला है उससे, और आगे हम लोग उसके लिए कर भी रहे हैं तैयारी। लेकिन अभी ओवरऑल जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है देश भर में, आपको नहीं लगता आपके कार्यकर्ताओं पे भी उसका एक असर होता है? अब जैसे दिल्ली आप माइनस में चले गए, अगर आप 3 चुनाव देख लीजिए, क्या स्थिति है दिल्ली में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है सर, और शुरू में ये था कि हम आपके संग मिल के चुनाव लड़ेंगे, और वो जो रहा, अगर मेरे को ये लगता है पर्सनली, मैं करण मेहरा की बात कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि देवेंद्र यादव जी को वहाँ 1 साल पहले चार्ज दे देना चाहिए था, 1-1.5 साल पहले, कम टाइम मिला। और एग्रेसिवली आप और बीजेपी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एग्रेसिवली चुनाव की तैयारी होनी चाहिए थी। वहाँ हम चुके हैं। जैसे 2014 आप देखें ना, 2014 से लेके 3 लोकसभा के चुनाव आप हार चुके हैं, 2017 और 2022 आप चुनाव हार चुके हैं। तो एक आप भी जानते हैं, सब कार्यकर्ता के दिमाग में तो बैठता है ना कि हम लगातार बैक टू बैक हमारा हार हो रही है, तो वो जो युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व है, उनके अंदर एक नई ताकत आनी चाहिए, सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ने की, वो अभी वो फीकी दिखती है। इसके पीछे एक समय होता है सर, मैं ये कहना चाहूँगा। और जैसे मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट चल रही थी, लग रहा था अब तो कोई दूसरा इतना बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद दिक्कतें आई। और मुझे लगता कि जब राहुल जी ने अपनी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उस समय एक बूस्ट आया था कार्यकर्ताओं में, समाज सेवियों में, आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों में भी एक, खासकर उनके प्रति जो लोगों का परसेप्शन था वो बहुत तेजी से बदला, वो चेंज हुआ। और अभी जो काम करे, ऑपरेशन जब होता है ना सर, तकलीफ़ें होती है, अंग कटते हैं, खून निकलता है, स्टिचिंग होती है। इस समय पार्टी उस काम में है, तो इस समय हमारा ध्यान होने, हम अब आप देखिए ना,
प्राइम मिनिस्टर कई दौरे उत्तराखंड के, गृह मंत्री कई दौरे उत्तराखंड के, नेशनल प्रेसिडेंट उनके कई दौरे सर उत्तराखंड हमारा के, कौन एक से नेता एक मंत्री। आपकी तो प्रभारी भी मुश्किल आती है, सुबह आती है शाम को चली आज जाती है। भी सुरेंद्र शर्मा जी पीसीसी में बैठे, मैं आपके संग बैठा हूँ, पीसीसी में मीटिंग ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि मेन पर वो डिफेंड करने के लिए मेहरा साहब वो ठीक हो सकता है, बट आप भी जानते हैं कि जो वहाँ जो जिनको प्रभारी बनाया जाता है वो बहुत सीरियस नहीं है। अच्छा एक बात उनकी नॉन सीरियसनेस की वजह से भी यहाँ पर आपका संगठन बहुत कमजोर हो एक गया। बात बताइए, कहाँ कमजोर है? हम जीत रहे हैं, हम फिर कैसे कमजोर हैं बताइए ना। सारी नोन प्लेसेस हम जीते हैं, और प्रभारी जी ने क्या आपको लग रहा है गाइड नहीं किया होगा? आजकल फिजिकली बैठना जरूरी है, आजकल जूम मीटिंग्स होती हैं। हमारी मैडम जो हैं प्रभारी, आज सुबह भी उन्होंने हमारी मीटिंग ली है इलेक्टोरल गड़बड़ियों को लेकर। जूम मीटिंग से वो लगातार टच में है। सुरेंद्र शर्मा जी और प्रगट सिंह बीच बीच में आके हमारी मीटिंग्स फिजिकली ले रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं। और हम कैसे माने कि हमारे नेता नहीं आते? जब केदारनाथ में सोने की चोरी वाली बात आई थी, राहुल जी आए ना, रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन खिचड़ी और प्रसाद बांट के वहाँ के लोगों से मिला के गए हैं। उस समय भी राहुल गांधी आए जब 14-15 किलोमीटर, तब तो आपकी सरकारी थी सर गए ना, लेकिन गए ना, आए ना, आपदा में आए। उसके बाद जब सोने की चोरी का मामला, उस दिन भी आए, मैं नहीं गया, गोदियाल जी वहाँ थे कार्यक्रम में। उसके बाद जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, मुझे याद है अपनी यात्रा के दिन में एक पूरा दिन डिवोट किया था, दिन भर कार्ड्स लेके, अंकिता को न्याय दे कोई कार्ड्स लेके ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि भाई न्याय हो जाए किसी तरीके से। वो हर चीज़ में बोलते तो हैं एटलीस्ट, बट सर पर यहाँ जो आदमी आ रहा वो अंकिता पे एक शब्द नहीं बोला। आप एक बात बताओ, आने से क्या होगा? प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार का सांसद खनन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है लोकसभा में, मातृ सदन 2 पेज की चिट्ठी लिखता है और विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन आके क्या किया? आए और उसकी पीठ थपथपा के गए ना। तो ये अभी नहीं भले समझ में आ रहा, लेकिन हल्के हल्के जैसे जैसे बातें खुलेंगी, बातें चलेंगी, लोग समझेंगे उनके संग हो क्या रहा। आने से क्या होना है? आ रहा हूँ, आप ही की चाय पी के जा रहा हूँ सर, आपको क्या मिल रहा है? आपकी तकलीफ से मुझे लेना देना नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपकी बेटियाँ, हिमालय राज्य 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान में है महिला अपराध में। पिंकी, ममता जोशी बहुगुणा, सेंट तेरेसा, वो उधम सिंह नगर में नर्स, ये 2 मंडल अध्यक्ष, दुख संघ के चेयरमैन बोरा साहब, 13 साल की बच्ची ISBT, क्या क्या गिनाएं सर। तो आपको लगता है ये इशू को आप ज़मीन तक ले जा पाएंगे आने वाले दिन? ले जा भी पाए हैं। देखिए ये जो महिलाओं का वोट, देखिए ये हमको पता पहाड़ में महिलाओं का वोट है, अगर ये इशू घरों में नहीं गया होता तो क्या हमको निकायों में वोट पड़ते? पेनिट्रेट करने में टाइम लगता है, लोगों को समझने में आप कह रहे हैं पेनिट्रेट किया है, आपके ये वॉइस किया है, इसको मेंटेन करना हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि वो जो योगा बहन है और जो कीर्तन बहन है, इससे किस तरीके से हम समझाएं कि ये किस मंतव्य से भेजे गए हैं। ये क्या है? इस समय बीजेपी एक बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने कुछ लोगों को योगा में ट्रेनिंग दी है, कुछ लोगों को एक मंडली बनाई है जो मंदिरों में भजन करने के बहाने महिलाओं को बुला लेती हैं, और वो महिलाओं को फिर वो अपने एजेंडे पे बाद में करते हैं 6 महीने बाद। ये उत्तराखंड में हो रहा है? ये हो रहा है गाँव में। तो उसका तोड़ यही है कि हम महिलाओं को समझाएं कि भजन करने पर भजन करने के संग अपने विवेक को ठीक रखना है, ताकि जो सही और गलत है उसका निर्णय कर सके। कितना गंभीर विषय है। जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, निर्भया कांड हुआ था सर, मेरी गवर्नमेंट थी, हम लोग विरोध कर रहे थे, हम उसके लिए वो अपनी डीपी काली करना, कभी दिया जलाना, कैंडल जलाना कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। कानून भी बना और उसके भाई को पायलट बनाया, वो सब अलग चीज़ें। जब अंकिता भंडारी मरी सर, हम वही काम कर रहे थे। बीजेपी के महिला मोर्चे ने एक दिन भी कंडोलेंस नहीं की। आप पूरे उन दिनों के अखबार, सोशल मीडिया सब उठा के देखिए, एक थी अपवाद ऋषिकेश की, जिसको पार्टी ने इस बात पे बाहर कर दिया कि वो अंकिता की न्याय की बात कर रही है। एक लेडी, आप कभी पड़ोस में आप पता करिए कौन लेडी है, उसको पार्टी से बाहर किया। और पार्टी के महिला मोर्चे ने एक दिन भी कंडोलेंस नहीं किया, ना किसी बड़े नेता का महिला मोर्चे की अंकिता के फेवर में कोई बयान आया। वाई? तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? मतलब बोल आप एक्सपोज देखिए, एक ही चीज़ है, कि साहब अगर महिला अपराध जैसे मुद्दे को अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे, हो सकता है कल आपके साथ हो जाए अपराध। आप देखो ना, मेरे पिथौरागढ़ की स्पीच देखिए, मेरी अन्य जगहों की स्पीच, मैं हर जगह बोलता हूँ इस विषय को। मैं चाहे आप हरिद्वार में मेरी स्पीचेस सुन लीजिए, मैं उत्तरकाशी गया था, वहाँ मेरी स्पीचेस सुन लीजिए, मेरे पूरे दौरों की स्पीचेस सुन लीजिए, सब में ये पार्ट है। मैं हर जगह चैलेंज का, इसीलिए तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ
पुलकित आर्या का पुतला है, उसके पिताजी का पुतला नहीं जला पाए, लेकिन जब अंकिता भंडारी के न्याय की यात्रा गढ़वाल से करके आया तो मेरे पुतले पूरे प्रदेश में महिला मोर्चे ने जलाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे उसका असर था। अब ये हमारी कोशिश है, अपने पुतले भी जलवा रहे हैं साहब, जेल भी जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उसका असर बहुत स्लो हुआ, लेकिन अब लोग समझने लगे। अभी ये स्मार्ट मीटर को लेके आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। अब सवाल ये है, बीजेपी जो कह रही है कि साहब स्मार्ट मीटर, आज स्मार्टफोन है, स्मार्ट मीटर में आपके पास सब कुछ रहेगा कि आपका कितना बिल आ रहा है, क्या है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हम तो स्मार्ट काम कर रहे हैं, तो उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? इस पर मुझे ये पूछना है, मेरे उत्तराखंड में बिजली की चोरी बहुत कम है सर। ये काटिया डालना, वटिया डालना हमारे यहाँ नहीं चलता। लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से पेमेंट करते हैं। इसमें जो दिक्कतें हैं, स्मार्टफोन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ कर पाते हैं। हमारी जो ये चीज़ें हैं, बिजली, पानी, ये ज़मीन में रहने वाले जो सबसे आखिरी पायदान में हमारा आदमी रहता है उस तक जाती है, उसको भी इनकी ज़रूरत है। एक उदाहरण देता हूँ कि किसानों का उदाहरण आप जाते रहते मिलते हैं। किसानों के 3 महीने बड़े ख़राब होते हैं सर साल के। बिल्कुल। जिस 3 महीने में वो बीज खरीदता है, ट्रैक्टर किराए पे लेता है या बैल किराए पे लेके अपना खेत जुतवाता है, गुड़ाई, निराई, खाद सब खरीदना पड़ता है, तो वो 3 महीने स्थिति बहुत जगह है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली वो नहीं दे पाते। और क्या होता था, विभाग से, भाई जी बस अगले महीने कर रहा हूँ साहब, अगले महीने कर दूंगा, बिजली मत काटना, चल जाता था। 3 महीने बाद फसल बीज लाला जी की, उसका उधार उतारना, जो पैसा बचा उससे बिजली का बिल भी देना और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, उनके कॉपी किताब खरीदना, उनका आगे का जीवन यापन। ये हमारे एक आम वो है। स्मार्ट मीटर का हाल वही होगा कि फ़ोन में आपका पैसा ख़त्म, रिचार्ज ख़त्म, बातचीत ख़त्म, वहाँ लाइट ख़त्म। यहाँ तो थोड़ी बहुत इनकमिंग की सेवा रहती है, उसमें इनकमिंग नहीं वो भी होगी। नहीं है। एक ये चीज़ आपने देखा होगा मेट्रोज़ में है, जहाँ सोसाइटीज़ है, वहाँ है ये, आपके मीटर्स लगे हैं, आपने जितना 10,000 जमा किए, 5,000 में 5,000 रुपये ख़त्म हो आपके यूनिट के हिसाब से, आपकी बिजली कट जाती है। दिल्ली में, नोएडा में, आसपास ये होने लगा है। उसी तरीके का ये भी है मामला। फिर आप 1 साल पहले तो आपने मीटर्स लगाए, नए खरीदे, पुराने मीटर आपने डिस्कार्ड किए, नए मीटर लगे, करोड़ों की खरीद हुई। मैं नहीं जानता कि इस पर क्या हुआ। और अब आप फिर लगा रहे हो, किस घराने के मीटर लगवा रहे हो? कल को जब आपके यहाँ जियो आया था सर, फ्री में कॉलिंग थी, और जब आदत पड़ गई और जियो की नेटवर्क की आदत पड़ गई, बीएसएनएल को तो ठप्पा कर दिया इन्होंने, डब्बा बना दिया, जबकि उसी के टावर लेकिन यूज अभी हो रहे। बीजेपी का ये जो क्वार्टर, बीएसएनएल के इस क्वार्टर में बड़ा फायदा हुआ उसे, लोग वापस जियो से बीएसएनएल की तरफ गए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में बीएसएनएल की नेटवर्क नहीं है, दिक्कत है, जबकि टावर बीएसएनएल का है, यूज़ दूसरे कर रहे हैं। तो वो बहुत सोचे समझे, ये पता करे ना सरकार, कितने बीएसएनएल के ऐसे कर्मचारी हैं जो जॉब छोड़ छोड़ के उसमें गए, तो वो रीज़न समझने की, खैर वो अलग बात है, लेकिन पैसा देना पड़ा है, अब बढ़ चढ़ के अब तो रेट्स बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से कल को अगर आदत पड़ गई कि हमने तो यार पैसा डालना है, रिचार्ज करना है और बिजली चलती रहेगी, रेट बढ़ेंगे, आदमी विरोध भी नहीं कर पाएगा। इस समय विभाग और हमारा तारतम्य है। कल को ये प्राइवेटाइजेशन की ओर को हम जा रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। तो आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं, बता पा हाँ, रहे लोग नाराज़ हैं, लोग सहमत हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं, आप फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? आपके पास ऑलरेडी मीटर, इसका कई चीज़ देखिए ना, सरकार आपसे पैसा लेके, मुझसे पैसा लेके, जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसके लिए व्यवस्था करती है। सरकार का ये भी काम है, टैक्सेस लेके स्कूल खोलना, हैं। ठीक बात है। पब्लिक सेक्टर के काम करना। पब्लिक सेक्टर को भी आप ऐसा कर देंगे तो कैसे चलेगा? सरकारी अस्पतालों की जो दशा है आज आपसे छिपी नहीं है। उसी तरह बिजली विभाग हो जाएगा। पानी का हाल क्या है आप जानते हैं, आज हम टैप वाटर नहीं पी, बचपन में मैं तो जहाँ था नल खोल के पी लेता था, लेकिन आज नहीं है स्थिति, क्योंकि हमारे टाइम में, मैं याद है रानीखेत में, वो हम फिटकरी दे दो चाचा जी, थोड़ा सा वो दे दो चाचा जी, चूना दे दो, मांग लेते थे ऐसे ही, क्योंकि वो जा रहा होता था सुबह टैंकी में फिटकरी डालने के लिए, चूना डालने के लिए, वो एक और होता है कुछ, वो भी डालते थे। अब कहाँ है? पेपर्स में तो पढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पढ़ रहा है, कि पानी की क्वालिटी ऐसी हो गई है। तो आज का बच्चा नल का पानी नहीं पी सकता है, गरीब के बच्चे पर नहीं है। तो ये सेक्टर्स सरकार के हैं जिसको उनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। वैसे बिजली भी है, तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को दिक्कत आने वाले समय में आए।
एक और सवाल जो लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो तमाम बयानबाजी हो रही है, आपने पार्टी हाईकमान से कहा कि साहब आप स्टेटस क्लियर करिए कि अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं 2027 तक कंटिन्यू करने को तैयार हूँ, लेकिन आप स्टेटस क्लियर करिए क्योंकि इससे आपके इकबाल में भी असर पड़ रहा होगा। यहाँ कौन क्या कह रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं है हमारा, मेरा तो कतई नहीं है। मैं तो जब से बना था तब से हर महीने ये बात आई है, लगभग 19 तारीख, अगली महीने 2 तारीख, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता ना, मेरे काम में फ़र्क पड़ा है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस दिल्ली खुश है देख के। और हाईकमान, मैंने कहा ना, हाईकमान जो तय करेगा। कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये भी देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से किसी ने भी ऐसे खुल के कुछ मीडिया में ऐसे खुल के नहीं कहा है। हाँ, वो बल सुना है ऐसी वाली बात आ रही, तो उसका कोई फ़र्क मुझे लगता नहीं पड़ेगा। बट आप मांग रहे हैं कि जितने भी आप सीनियर लीडर्स हैं वो एकजुट हैं इस समय। देखिए, निश्चित ही बहुत अच्छी बात प्रीतम सिंह जी ने कही एक पत्रकार के प्रश्न में। उन्होंने कहा कि कुछ करना है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आदमी को सेट होने में, आगे काम करने में समय लगता है। और गोदियाल जी के संग जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, मेरा ये मानना है। गोदियाल जी को केवल 6 महीने का टाइम मिला, वो समय नहीं मिला। मतलब पार्टी को 6 महीने में कहाँ ग्रूम कर पाते, या कुछ अगर परिवर्तन करना चाहते, या पार्टी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते, या कुछ को बढ़ाना या ताकत देना चाहते, वो कैसे करते 6 महीने? अच्छा, मेरे पॉडकास्ट में गोदियाल जी भी आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था कि आपके और करण महाराज साहब के रिश्ते क्या हैं, तो वो तो आप मुझे बताइए ना आपके क्या रिश्ते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंसेस बताए जाते हैं कि साहब कई नहीं, बार मेरे को तो नहीं ideas लगता, के मेरे को difference नहीं हैं। लगता, क्योंकि जब उनकी आवाज़ आई पहले भी, जब वो अध्यक्ष नहीं थे तो भी हम साथ खड़े होते थे, चाहे वो मिस्टर काला का मामला रहा हो नहीं रहे हो, मैं उनका साथ में था। और अभी भी मैं जहाँ जहाँ आवाज़ें उठाता हूँ वो गोदियाल जी भी करते हैं, वो पार्टी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं अपने तरीके से, अपने इस क्षेत्र में भी। आज वो कल वो हल्द्वानी में हमारे यहाँ मीटिंग्स ले रहे थे हर जगह, तो वो पार्टी का कैडर है। गोदियाल जी को अगर आप देखें, वो एक हमारी पार्टी का लड़ाका है, योद्धा है, और वो हर वो बात करता है जिससे पार्टी का पक्ष आ जाए और विपक्ष को हम मारें। हम दोनों का यही रिश्ता कि हम दोनों जो हैं एग्रेसिव हैं, और दोनों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियाँ और कुरीतियों के खिलाफ हम जम के लड़ें। तो ये आप मतलब आप लोगों के डिफरेंसेस आप कह रहे हैं 2027 में कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को स्टेट में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे तो किसी से डिफरेंस नहीं है बॉस, मेरे किसी से डिफरेंस है, मेरे उसी से डिफरेंस होंगे। गोदियाल जी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पार्टी से बाहर बात नहीं करते। मेरे डिफरेंस उसी से होंगे जो बीजेपी को प्रेस करेगा, और मुझे लगेगा कि कहीं इनकी किसी बात से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट इनकी किसी बात से बीजेपी को बेनिफिट हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट होऊंगा, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। कोई व्यक्ति अगर पार्टी को नुकसान करेगा, मैं उसके अगेंस्ट होऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। प्रीतम भाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं, रावत जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, गोदियाल जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, यशपाल दादा से कोई झगड़ा नहीं, ये सब मेरे सीनियर्स हैं। करण महाराज साहब, बहुत मुद्दों पे आपसे बात हुई, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप हमारे स्टूडियो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भी। और जो आपने इश्यूज उठाए कि साहब पब्लिक को भी ये समझना होगा कि उनके हित में क्या है, तो उसका बहुत सारा मैं श्रेय कहना चाहूँगा उन लोगों को मिलेगा जो उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो उनको ही ना दोष दे के हम ये भी देखें कहीं ऐसा तो नहीं हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा है, बहुत स्लो है प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में करण महाराज साहब, उन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपनी बात रखी, और साथ ही साथ जो 2027 का प्लान है कि कैसे वापस सत्ता में आएगी कांग्रेस, बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई। जैसा कि मैं अमूमन कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कोई महानुभाव देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए, आप उनसे कोई सवाल करें, तो आप हमें नाम लिख के भेजिए। हमारी कोशिश रहती है कि जनता जनार्दन जो सुझाए हमें, हम उन्हीं नामों को अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाएं। बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए।